नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण किया। गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट अफसपा को हटाया। बढ़ते तापमान से पूर्वी अंटार्कटिका में आइस शेल्फ टूटकर अलग हुआ। ओएनजीसी भारत के 9वें हाइड्रोकार्बन बेसिन से उत्पादन की तैयारी कर रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ड्रग रजिस्ट्री से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। और गैर संचारी बीमारियों से होने वाली मौतें वैश्विक महामारी के पहले से ही बढ़ रही थी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण कर लिया है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने संपूर्ण मानव जीनोम का पहली बार अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग करने का विवरण दिया है। इससे पहले के प्रयासों में संपूर्ण मानव जीनोम का अनुक्रमण नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय की डीएनए अनुक्रमण प्रौद्योगिकियां लगभग 8% जीनोम को पढ़ने में सक्षम नहीं थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत डीएनए अणु के भीतर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार यानी कि बेस के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन। इन चारों का क्रम किसी सजीव के डीएनए का निर्माण करता है। किसी सजीव के डीएनए के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम में सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और जीन शामिल होते हैं। आपको बता दें कि जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 अरब क्षार युग्म यानी बेस पेयर्स होते हैं। ये मानव के निर्माण और उसे इस रूप में बने रहने को निर्देशित करते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि जीनोम अनुक्रमण से क्या लाभ होगा और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। ये मानव के विकास और उसकी बायोलॉजी के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा। ये दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीनोमिक कारणों की पहचान करने में सहायक हो सकता है। साथ ही इसे एजिंग, न्यूरो डिजेनरेटिव दशाओं, कैंसर आदि क्षेत्रों में चिकित्सकीय उपायों को तलाशने में सहायता मिलेगी। इससे जेनेटिक म्यूटेशन यानी आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इससे वायरस के फैलने और विकास से संबंधित मौजूदा समझ में भी सुधार हो सकेगा। जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई पहल है इंडिजेन कार्यक्रम। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयास था जो वर्ष 2003 में संपन्न हो गया। और अगली खबर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफसपा को हटा दिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों से अफसपा को हटाया गया है। वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 60% और नागरिकों की मृत्यु में 84% की कमी आई है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों के साथ कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से वर्ष 2020 का बोडो समझौता, वर्ष 2021 का कार्बी आंगलोंग समझौता आदि शामिल है। इस घोषणा के बाद अब इन 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ही अफसपा लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जम्मू और कश्मीर में अफसपा लागू है। अफसपा कानून सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। कई बार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूरा हिस्सा या कोई हिस्सा हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां सिविल प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तब अफसपा की घोषणा की जाती है। अफसपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में अफसपा लागू नहीं है और किन क्षेत्रों में अभी भी लागू है। असम, जहां पर अफसपा अभी भी लागू है, जहां इसे आंशिक रूप से हटा दिया गया है।
इसे 23 जिलों से पूरी तरह से और एक जिले से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। यहाँ के 9 जिलों में ये कानून अभी भी लागू है। जिन क्षेत्रों से अफसपा को हटा दिया गया है वे राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% हैं, जहाँ से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। दूसरा है मणिपुर। मणिपुर के 6 घाटी जिलों से आंशिक रूप से अफसपा को हटा दिया गया है और पहाड़ी जिलों में ये अभी भी लागू है। वहीं नागालैंड के 3 जिलों से पूरी तरह से अफसपा को हटाया गया है और 4 जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। जिन क्षेत्रों से अफसपा को हटाया गया है वे राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों पर आधारित है। बढ़ते तापमान की वजह से पूर्वी अंटार्कटिका में आइस शेल्फ टूटकर अलग हुआ। पहली बार वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में कोंगर आइस शेल्फ को टूटते हुए देखा है। इस घटना को व्यापक पैमाने पर सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के कारण देख पाना संभव हो सका है। ऐसी घटनाएं बढ़ते तापमान की वजह से घटित हो रही हैं। इसी वजह से उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों के औसत तापमान में भी वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही एक नए शोध में ये भी उजागर किया गया है कि अंटार्कटिका वर्ष 2060 तक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से एक छोटा सा परिवर्तन भी पृथ्वी की प्रणाली को अकस्मात और अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघलेगी। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर कुल 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की गई है। इनमें एक अंटार्कटिका हिमावरण भी है। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में पृथ्वी की कुल हिम की मात्रा का 90% मौजूद है। यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे पानी का 70% हिस्सा मौजूद है। अंटार्कटिका विश्व के पारितंत्र की संधारणीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वैश्विक ऊष्मा का 62% और मानवीय गतिविधियों से निकलने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 40% भाग अवशोषित करता है। इसके अलावा यहाँ खनिजों, समुद्री जीव जैसे कि फिनफिश, क्रिल और स्क्विड और स्थानिक जैव विविधता के जीनोमिक संसाधनों के समृद्ध स्रोत मौजूद हैं। अंटार्कटिका हिमावरण के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में 60 मीटर से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए चिंताजनक स्थिति ये है कि साक्ष्यों के मुताबिक कई प्रणालियां टिपिंग पॉइंट्स बनने की ओर बढ़ रही हैं। पिछले 1 दशक में इसकी गति और तेज हुई है। साथ ही इसके दूरगामी प्रभावों की बात की गई है और इन 9 क्षेत्रों में इसके अलग अलग प्रभाव होंगे, जैसे कि अमेज़न वर्षा वन में बार बार सूखा पड़ना, आर्कटिक हिमावरण के क्षेत्र में कमी आना। तीसरा है अटलांटिक परिसंचरण, इसकी गति 1950 के दशक की तुलना में धीमी हुई है। चौथा है बोरियल वन, यहाँ पर वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि और कीटों की प्रजातियों में बदलाव आएगा। 5वां है प्रवाल भित्तियां, इनमें व्यापक पैमाने पर कमी आएगी। छठा है ग्रीनलैंड का हिमावरण, इसके हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है। 7वां है परमाफ्रॉस्ट जो कि तेजी से पिघल रहा है। 8वां है पश्चिमी अंटार्कटिका हिमावरण, यहाँ पर हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है। और अंतिम है ब्लिक्स बेसिन, पूर्वी अंटार्कटिका के इस भाग में तीव्र गति से हिमावरण की हानि हो रही है। और अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। ONGC भारत के 9वें हाइड्रोकार्बन बेसिन से उत्पादन की तैयारी कर रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विंध्य बेसिन का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बेसिन भारत के मध्य भाग में प्रोटेरोजोइक कल्प की एक अंतर महाद्वीपीय बेसिन है। विंध्य बेसिन दक्षिण में सोन नर्मदा भ्रंश घाटी, पश्चिम में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, पूर्व में मुंगेर सहरसा कटक और उत्तर में बुंदेलखंड मैसिव तथा सिंधु गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। भारत का 9वां और ONGC का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन होगा। इससे पहले ONGC ने वर्ष 2020 में बंगाल बेसिन में एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू करके भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन चालू किया था। भारत के अन्य हाइड्रोकार्बन बेसिन हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई अपतटीय बेसिन, असम शेल्फ, राजस्थान बेसिन, कावेरी बेसिन, असम अराकान फोल्ड बेल्ट और कैम्बे बेसिन। हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर अवसादी बेसिन में पाए जाते हैं। ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों वाली संरचनाओं में नहीं पाए जाते हैं। दरअसल अवसादी बेसिन विवर्तनिक गतिविधियों से बने हुए और पृथ्वी की भूपर्पटी पर मौजूद अवतलित क्षेत्र हैं। इनका निर्माण जलीय निकायों में अपरदित पदार्थों के निक्षेपण और रसायनों एवं कार्बनिक मलबे के जमाव की संयुक्त क्रिया द्वारा लाखों वर्षों में होता है। भारत में 26 अवसादी बेसिन हैं। ये 34 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 49% स्थल पर, 12% उथले जल में और 39% गहरे जल में स्थित हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ड्रग रजिस्ट्री से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
ड्रग रजिस्ट्री की परिकल्पना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत की गई थी। ये रजिस्ट्री सभी दवाओं की एकल, अपडेटेड और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रजिस्ट्री के रूप में होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया है। इस पारितंत्र का उद्देश्य कुशलता पूर्वक, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करना है। ये रजिस्ट्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आधारभूत खंडों में से एक है। ये अलग अलग प्रकार के डेटा जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों आदि का एक सुरक्षित भंडार है। इसके तहत उपयोगकर्ता स्वेच्छा से नामांकन कर सकते हैं। ये ड्रग रजिस्ट्री चिकित्सा की सभी पद्धतियों से संबंधित सभी दवाओं के केंद्रीकृत रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगी। इन दवाओं में भारतीय बाजार में मंजूरी प्राप्त और भारतीय बाजार में उपलब्ध दवाएं शामिल होंगी। वर्तमान में अलग अलग प्राधिकरण या विभाग प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अलग अलग चरणों के आधार पर डेटा एकत्र करते हैं। इसलिए बाजार में बेची जाने वाली दवाओं के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का अभाव है। ये स्वास्थ्य देखभाल डेटा के मानकीकरण में मदद करेगा। इसके और भी अन्य कई लाभ होंगे, जैसे कि ये सभी दवाओं के लिए सत्यापित जानकारी की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। ये सरलीकृत नियामक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा। ये सुचारू आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देगा। ये इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। ये क्लिनिकल निर्णयों, रोग प्रबंधन आदि में नवाचार को प्रोत्साहन देगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बात करें तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। NHA का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाले एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगली खबर भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। गैर संचारी बीमारियों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मौतें वैश्विक महामारी के पहले से ही बढ़ रही थी और ऐसा कहा गया है वर्ष 2014 और 16 और वर्ष 2015-17 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 2015-17 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हृदय या श्वसन संबंधी रोग के कारण सबसे अधिक लोगों की मौत हुई। इसी तरह के निष्कर्ष वर्ष 2014 और 16 में भी देखे गए थे। वर्ष 2015-17 में अलग अलग रोगों के कारण हुई मृत्यु में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हिस्सेदारी 52.8% थी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को स्थायी बीमारियों या रोगों के रूप में भी जाना जाता है। इनसे रोगी लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहते हैं, साथ ही इनके इलाज में भी बहुत अधिक समय लगता है। ये बीमारियां मुख्य रूप से आनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के कॉम्बिनेशन का परिणाम होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मुख्य प्रकार हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय वाहिका रोग, रेस्पिरेटरी डिजीज श्वसन संबंधी रोग और डायबिटीज यानी मधुमेह से हर साल लगभग 40 लाख भारतीयों की मृत्यु होती है। ऐसा वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक बताया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि NCDs को रोकने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और स्ट्रोक रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO ग्लोबल NCD एक्शन प्लान 2013 से 2020 आरंभ किया गया है। इस योजना के संदर्भ में भारत पहला देश है जिसने विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकेतकों के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। अन्य कार्यक्रमों में शामिल है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आदि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इंडोर वायु प्रदूषण में कमी करने में सहायता मिल रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कई जोखिम कारक भी हैं। इनमें नॉन मॉडिफिएबल यानी अपरिवर्तनीय कारक हैं उम्र, लिंग और पारिवारिक इतिहास, और परिवर्तनीय जोखिम कारक हैं तंबाकू का सेवन, इंडोर वायु प्रदूषण, शराब का सेवन, अस्वास्थ्यकारी आहार और शारीरिक गतिविधियों में कमी तथा तनाव। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर जोखिम कारकों का प्रभाव देखें तो जोखिम कारक एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। जोखिम कारक की अधिक संख्या से और जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर रोग, कैंसर, सामान्य मानसिक विकार, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तंबाकू, इंडोर वायु प्रदूषण, शराब, तनाव, अस्वास्थ्यकारी आहार, शारीरिक गतिविधियों में कमी, साथ ही उम्र, गरीबी, लिंग, निरक्षरता और पेशा भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में।
संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022। हाल ही में राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करके उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित करे। वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश जारी कर सकता है। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। वन्यार। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें वन्यारों को प्रदान किए गए 10.5% आरक्षण को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वन्यार तमिलनाडु के मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से संबंधित एक समुदाय है। तमिलनाडु विधानसभा ने फरवरी 2021 में वन्यारों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया था। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत एक अत्याधुनिक MRCC स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। ये केंद्र आपात स्थिति में शीघ्र कार्रवाई के उद्देश्य से समुद्री मार्गों की निगरानी करते हैं, जैसे संकट में फंसे जहाजों और लोगों को बचाना तथा उनकी निकासी करना, तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण करना। इसके तहत प्रत्येक देश स्वयं के खोज और बचाव क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। MRCC को प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है। भारत में तटरक्षक बल MRCC की समन्वयक एजेंसी है। कफाला सिस्टम। वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले आयोजकों की प्रवासी श्रमिकों के साथ उनके व्यवहार को लेकर निंदा की जा रही है। कतर सहित मिडिल ईस्ट के कई देश कफाला सिस्टम का पालन करते हैं। कफाला एक स्पॉन्सरशिप प्रणाली है जो प्रवासी श्रमिकों और उनके स्थानीय प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्स या कफील के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। इसके तहत स्थानीय स्पॉन्सर्स को प्रवासी कामगारों के रोजगार और प्रवास की स्थिति पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रवासी कामगारों को नौकरी छोड़ने या बदलने, मेजबान देश में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए स्पॉन्सर की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से सस्ते श्रम की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि स्पॉन्सर्स कामगारों के मानवाधिकारों के हनन और उनके शोषण के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये एक डिजिटल मंच है जिसे न्यायालय के अधिकारियों को न्यायिक आदेशों की ई प्रतियों को तत्काल प्रसारित करने में मदद मिलेगी। इस प्रणाली द्वारा अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों और कार्रवाई के रिकॉर्ड की ई प्रमाणित प्रतियों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित पक्षों को भेजा जा सकेगा। इससे न्यायालय के आदेशों आदि का पालन और उन पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विकसित किया गया है। आपको बता दें कि न्यायालय के आदेश के बाद भी जेल से कैदियों की देरी से रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत है। NBB के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेशनल बी बोर्ड को वर्ष 2000 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। इसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा प्रचारित किया गया। नेशनल बी बोर्ड को वर्ष 2006 में पुनर्गठित किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर मधुमक्खी पालन का समग्र विकास करना है। मधुमक्खी पालकों या किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद उत्पादन में वृद्धि करना है। मधुमक्खी मोम एक खाद्य श्रेणी का मोम है। ताजा निर्मित मोम सफेद रंग का होता है। बाद में प्रोपोलिस और पराग रंगों की उपस्थिति की वजह से इसका रंग पीले रंग में बदल जाता है। मधुमक्खी मोम की हाई प्लास्टिसिटी होने की वजह से ये अक्रिय होता है। इसके अलावा ये जल में अघुलनशील और कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी लेकिन अधिक
अधिकांश कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है। इसका दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक फाउंडेशन और इमल्शन के रूप में, क्रोमेटोग्राफी, साबुन और इत्र आदि में सुगंध के रूप में उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी। सरकार देश में सूरजमुखी के कृषि क्षेत्र और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सूरजमुखी समशीतोष्ण देशों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। ये विश्व में वनस्पति तेल का प्रमुख स्रोत है। भारत सूरजमुखी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। सूरजमुखी की फसल के लिए आवश्यक जलवायु है अंकुरण और अंकुर वृद्धि के दौरान ठंडी जलवायु, अंकुर अवस्था से फूल आने तक मेघ रहित गर्म मौसम, फूल आने से लेकर पकने तक धूप वाले दिन। ये गहरी, उदासीन और बेहतर अपवाहित बलुई मृदा या क्ले युक्त मृदा में भी अच्छी तरह से उगता है। इसके लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु। मदुरै मल्ली जैस्मीन फ्लावर। तमिलनाडु के मदुरै मल्ली नामक फूल को जीआई टैग प्राप्त है। मदुरै मल्ली अपनी तेज और रहस्यमयी रूप से आकर्षक खुशबू के लिए जाना जाता है। मदुरै मल्ली की पंखुड़ियां मोटी होती हैं, इसका डंठल लंबा होता है और इसकी कलियां देर से खुलती हैं। इसकी वजह से ये फूल लंबे समय तक ताजे और खुशबूदार बने रहते हैं। मदुरै मल्ली जैस्मीन के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। ये भारत की जैस्मीन कैपिटल के रूप में विकसित हुआ है। लिथियम आयन बैटरी। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं। इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में लिथियम आयन बैटरी आज सबसे लोकप्रिय प्रकार की बैटरी है। अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरी के कई लाभ हैं। ये हल्के वजन की होती है, इसका ऊर्जा घनत्व उच्च होता है, इसमें रिचार्ज करने की क्षमता होती है। लेड एसिड बैटरी की तुलना में इसकी उपयोग अवधि लंबी होती है और ये अधिक दक्ष होती है। चिल्का झील। चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा के पूर्वी तट में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगून है। इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। इरावदी डॉल्फिन तटीय डॉल्फिन है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन की मुख्य आबादी कंबोडिया की मेकोंग, इंडोनेशिया की महकम और म्यांमार की अय्यरवाड़ी में पाई जाती है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास की। लामितिये 2022 ये इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा दूसरा अभ्यास है वरुण। ये भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।